1 ऑफ माय कोर्स व्हाट इज टैली ERP 9। देखिए, जिस कोर्स को हम सीखने जा रहे हैं हमें उसके बारे में पता भी होना चाहिए कि टैली ERP 9 हमारे क्या काम आएगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक इसका आंसर है कि टैली ERP 9 एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पर दो वर्ड्स को हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। सबसे पहला अकाउंटिंग और दूसरा सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर क्या होता है ये समझ लेते हैं। इसका भी बहुत शॉर्ट आंसर है कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसको जिस काम के लिए बनाया गया है वो उस काम को कम से कम समय में और बिना गलती के पूरा कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी भी तरह की कैलकुलेशन करनी है, जैसे 25 को 75 से मल्टीपल करना है, अगर आप खुद मैनुअली करोगे तो थोड़ा सा टाइम भी लोगे और गलती की भी गुंजाइश रहेगी। और अगर यही कैलकुलेशन आप अगर कंप्यूटर में कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर की मदद से करते हैं तो 1 सेकंड से भी कम टाइम में आपको परफेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो टैली ERP 9 सॉफ्टवेयर को अकाउंटिंग के लिए बनाया गया है ताकि मैनुअल अकाउंटिंग में होने वाली गलतियों को सुधारा जा सके और कम से कम समय में रिपोर्ट्स तैयार की जा सके। अब यहाँ पर हमें अकाउंटिंग क्या होती है इसको भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 2 व्हाट इज अकाउंटिंग इसको देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चैप्टर 2 वीडियो व्हाट इज अकाउंटिंग इन टैली ERP 9। देखिए दोस्तों, वैसे अकाउंटिंग वर्ड तो बहुत छोटा है लेकिन इसका कंप्लीट कोर्स बहुत बड़ा होता है। जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं वो अच्छे से जानते हैं अकाउंटिंग के बारे में, फिर भी जो नहीं जानते उनको अकाउंटिंग का शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अकाउंटिंग 11th क्लास से ही शुरू हो जाती है जब हम कॉमर्स सब्जेक्ट को चूज करते हैं। 2 साल लगते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में। उसके बाद में बीकॉम जिसे कंप्लीट करने में 3 साल लगते हैं। उसके बाद में एमकॉम जिसे कंप्लीट करने में 2 साल लग जाते हैं। और इसके बाद भी अकाउंटिंग जो है खत्म नहीं होती है, अकाउंटिंग चलती ही रहती है। तो हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है, हमें इसी वीडियो में अकाउंटिंग को समझना है। अब टैली ERP 9 में जो अकाउंटिंग हमारे काम आएगी हम उसी को समझेंगे। अकाउंटिंग का हिंदी अर्थ होता है लेखांकन, और लेखांकन 2 वर्ड से मिलकर बना है, लेखा प्लस अंकन, जिसमें लेखा का मतलब लिखना होता है और अंकन का मतलब अंक से होता है। अर्थात लेखांकन का मतलब होता है अंकों को लिखना। अब टैली ERP 9 में किन अंकों को लिखा जाएगा इसको समझ लेते हैं। तो फिलहाल हमें बस इतनी छोटी सी बात समझनी है कि किसी भी व्यापार में होने वाले लेन देन को टैली ERP 9 में रिकॉर्ड किया जाता है और यही हमारे टैली में अकाउंटिंग होगी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारा लेवल बढ़ता जाएगा। तो फिलहाल इतना जान लीजिए कि एक व्यापार में जो लेन देन होता है उसे आपको टैली ERP 9 में रिकॉर्ड करना पड़ता है। और एक व्यापार में किस तरह के लेन देन होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट, परचेज, कितना माल खरीदा। सेकंड, सेल्स, कितना माल बेचा। थर्ड, पेमेंट, किसको कितना पेमेंट किया। फोर्थ, रिसिप्ट, किससे कितना पेमेंट आया। फिफ्थ, क्रेडिटर्स, हमसे लोग कितने रुपए मांगते हैं। सिक्स्थ, डेब्टर्स, हम किन लोगों से कितने रुपए मांगते हैं। सेवंथ, प्रॉफिट एंड लॉस, कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ। एट्थ, स्टॉक, अपने पास कितने माल का स्टॉक है। नाइन्थ, एक्सपेंसेस, कितने खर्चे हुए। 10th, इनकम, कितनी इनकम हुई। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें होती हैं। तो इन सब लेन देन को हमें टैली ERP 9 में रिकॉर्ड करना पड़ता है और इन्हीं अंकों को रिकॉर्ड करके टैली ERP 9 में अकाउंटिंग का काम किया जाता है। यकीन मानिए टैली ERP 9 में अकाउंटिंग का काम करना बहुत ही आसान है। बस हमें टैली ERP 9 में इन लेन देन को रिकॉर्ड करना सीखना है जो हम आगे चलकर सीखेंगे और बाकी की रिपोर्ट्स अपने आप तैयार हो जाती है। अब सवाल ये है कि जिन लोगों का कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है क्या वो टैली ERP 9 सीख सकते हैं। तो इसके आंसर के लिए आप नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 3 क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अकाउंटिंग इन टैली ERP 9 चैप्टर 3 वीडियो, और चैप्टर 3 है क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर टैली ERP 9। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। क्या आर्ट्स बैकग्राउंड के टैली सीख सकते हैं। मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स नहीं है, क्या मैं टैली सीख सकता हूँ। मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, क्या मैं टैली सीख सकता हूँ। 12th या 10th पास हूँ, क्या मैं अकाउंटेंट बन सकता हूँ।
तो इन सभी सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो देखिए, एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ, टैली सीखना और अकाउंटेंट बनना दोनों में फर्क है। टैली ERP 9 भी उसी एक कोर्स की तरह ही है जिस तरह आप दूसरे कोर्स भी करते हैं, बट अकाउंटेंट बनने के लिए टाइम और हार्डवर्क दोनों की जरूरत है, और अकाउंटेंट बनने के लिए टैली ERP 9 को भी सीखना जरूरी है। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूँ कि टैली ERP 9 का कोर्स करके टैली ERP 9 को अच्छे से समझकर टैली ERP 9 में काम करके आप अकाउंटेंट जरूर बन सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि टैली ERP 9 कौन कौन सीख सकता है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, वो बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, कॉमर्स बैकग्राउंड। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो आपको टैली ERP 9 सीखने में और अकाउंटेंट बनने में ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड वाले अकाउंटिंग को अच्छे से समझते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है वो अकाउंटेंट नहीं बन सकते, वो भी अकाउंटेंट बन सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। साथ में जो आगे बता रहा हूँ वो स्किल अगर बेटर है तो आसानी से अकाउंटेंट बन सकते हैं। सेकंड पॉइंट, कंप्यूटर नॉलेज। अगर आपका कंप्यूटर ऑपरेट करने का नॉलेज अच्छा है तो आप टैली ERP 9 का कोर्स भी आसानी से कर सकते हैं और अकाउंटेंट भी बन सकते हैं। जितने ज्यादा आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट हैं उतने ही ज्यादा आप अकाउंट में भी एक्सपर्ट बन सकते हैं। टाइपिंग स्पीड, अगर नॉर्मल टाइपिंग स्पीड है तब भी आप ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन जितनी फास्ट आपकी टाइपिंग स्पीड है उतनी फास्ट आपकी ग्रोथ भी होगी। हमारा फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है मिस स्पेलिंग। बहुत से लोग मिस स्पेलिंग बहुत करते हैं। मिस स्पेलिंग कॉन्फिडेंस लेवल को कम करता है, सो जितनी कम मिस स्पेलिंग होगी उतना बेहतर है। ओवरऑल मैं ये कहना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि आपने कॉमर्स BCom या MCom किया है तो ही अकाउंटेंट बन सकते हैं। ये सब आपकी लर्निंग कैपेसिटी और इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। अगर आप वाकई में अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो अपने आप पर भरोसा रखिए, बाकी का काम मैं करता जाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टैली सीखने के लिए क्या क्वालिफिकेशन। तो ये हमारे कोर्स का चैप्टर 4 वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा टैली ERP 9 को कैसे डाउनलोड किया जाता है और उसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो स्टेप 1 है हमारे पास में डाउनलोड टैली ERP 9। तो इसके लिए सिंपली आपको गूगल को ओपन करना है और यहाँ पे सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है डाउनलोड टैली ERP 9 एंड एंटर। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले नंबर पर जो वेबसाइट होगी www.tellysolution.com, जहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड टैली ERP 9 इंडियाज मोस्ट पॉपुलर ERP सॉफ्टवेयर। ये टैली के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको इसी को ओपन करना है। तो सिंपली इस पर क्लिक कर देते हैं। अब हमारे सामने टैली की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई है। तो थोड़ा सा नीचे अपने को स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड फॉर लेटर। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका टैली जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो स्टेप 1 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास स्टेप 2 है इंस्टॉल टैली ERP 9। देखिए, टैली को इंस्टॉल करना वैसा ही है जैसा आप दूसरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी। वो कौन सी बात है उसको आपको मैं आगे चल के बताऊंगा। तो सबसे पहले सेटअप को हम रन करते हैं। आपके डाउनलोड फोल्डर में ये सेटअप जो है डाउनलोड हो गया होगा, तो इसको हम डबल क्लिक करके इसको रन करते हैं। देखिए, टैली ERP 9 को आपको कभी भी C ड्राइव में इंस्टॉल नहीं करना है। इसकी वजह यह है कि मान लीजिए अगर कभी भी आपका कंप्यूटर खराब हो जाता है और उसको फॉर्मेट करवाने की जरूरत पड़ती है, और अगर आपने टैली को C ड्राइव में इंस्टॉल किया होगा, कहीं पे भी आप काम कर रहे हैं और टैली को आपने C ड्राइव में इंस्टॉल किया, तो जैसे ही आप फॉर्मेट करवाएंगे तो फॉर्मेट के साथ में सारा का सारा काम किया हुआ डाटा जो है आपका चला जाएगा। तो बस आपको बात ये ध्यान में रखनी है कि कभी भी आपको टैली ERP 9 को C ड्राइव में इंस्टॉल नहीं करना है। इसके अलावा जो आपकी दूसरी ड्राइव होती है, जैसे D ड्राइव होती है कंप्यूटर में या E ड्राइव होती है, वहाँ पे आप टैली को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्लैश तक, तो यहाँ तक हम सबसे पहले ये जो फोल्डर्स है इसको हटा देंगे। उसके बाद में ये जो C है इसको हम कर देंगे D। अगर आपके पास D ड्राइव है या E है, जो भी आपकी ड्राइव है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह कुछ आपको इस फोल्डर में इंस्टॉल करना है, D:/टैली.erp9। तो इस फोल्डर में आपको टैली को इंस्टॉल करना है। अब यहाँ पे सीधा आपको इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है और आपका टैली ERP 9 जो है इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, इन 2 स्टेप को फॉलो करके आप आसानी से टैली ERP 9 को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। पहला काम हमें क्या करना पड़ता है ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा।
देखिए टेली ईआरपी 9 में हम किसी भी शोरूम या शॉप की अकाउंटिंग का काम करते हैं। अब सवाल ये है कि किसी भी शोरूम या शॉप का काम कैसे और कहां से शुरू किया जाता है। सबसे पहले हमें उस शोरूम या शॉप की कंपनी टेली ईआरपी 9 में क्रिएट करनी पड़ती है और कंपनी क्रिएट करना बहुत ही आसान है। बस हमें उस शोरूम या शॉप की कुछ बेसिक सी डिटेल पता होनी चाहिए जो इस प्रकार है। कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का फोन नंबर, कंपनी के मोबाइल नंबर, कंपनी के ईमेल एड्रेस, कंपनी की सिटी एंड स्टेट, कंपनी के पिन कोड, फाइनेंशियल ईयर और जीएसटी नंबर। बस ये बेसिक सी डिटेल डाल करके आप टेली ईआरपी 9 में एक नई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। आप टेली ईआरपी 9 में चाहे जितनी अलग अलग कंपनीज क्रिएट कर सकते हैं, 5, 10 या 20 जितनी भी जरूरत है उतनी अलग अलग कंपनी क्रिएट की जा सकती है। और कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है इसका प्रैक्टिकल वीडियो हम आगे चलकर सीखेंगे। फिलहाल यहाँ पर 2 चैप्टर और हैं जो हमें आगे बढ़ने से पहले सीखने जरूरी हैं। पॉइंट नंबर 8 फाइनेंशियल ईयर और पॉइंट नंबर 9 जीएसटी नंबर। तो अब इसी आधार पर हमारे नेक्स्ट 2 चैप्टर कुछ इस तरह होंगे। चैप्टर 6 हमारा होगा व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर और चैप्टर 7 होगा चैप्टर 6 व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देके समझा देता हूँ, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए जिस तरह अंग्रेजी का नया साल शुरू होता है 1 जनवरी से और खत्म होता है 31 दिसंबर को, जिस तरह हिंदू नववर्ष शुरू होता है 1 चैत्र से और खत्म होता है फाल्गुन को, जिस तरह उर्दू का नया साल शुरू होता है 1 मुहर्रम से और खत्म होता है जिलहिज्जा को, उसी तरह जो व्यापार जगत के लोग हैं जो किसी ना किसी तरह के व्यापार या बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनका भी एक नया साल होता है और उनका नया साल शुरू होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च को। तो जैसे अभी चल रहा है सन 2019, तो इस साल का फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2019 को और खत्म होगा 31 मार्च 2020 को। तो 2019 और 2020 ये दोनों मिलकर बनते हैं फाइनेंशियल ईयर 2019-2020। अब किसी भी बिजनेस या किसी भी व्यापार में जो भी ट्रांजैक्शन या जो भी लेन देन होंगे वो 1 अप्रैल से काउंट किए जाते हैं, ना कि 1 जनवरी से। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मुझे पूछे कि पिछले साल आपकी कितनी बिक्री हुई, तो मैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर की नहीं बताऊंगा, बल्कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक की बिक्री बताऊंगा। व्यापार जगत का यही साल होता है जिसे फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। हमारा चैप्टर 7 व्हाट इज जीएसटी। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 से इंडिया में भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था। उससे पहले वेट था जिसकी फुल फॉर्म वैल्यू एडेड टैक्स है। अब जबकि वेट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है तो इसमें हम ज्यादा नहीं उलझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए जीएसटी की फुल फॉर्म के साथ शुरू करते हैं और जीएसटी की डेफिनेशन को समझते हैं। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसमें गुड्स का मतलब होता है माल और सर्विस का मतलब होता है सेवा। अर्थात गवर्नमेंट द्वारा किसी भी प्रकार के माल या किसी भी प्रकार की सर्विस पर लगाया गया टैक्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी कहलाता है। आप मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसमें जीएसटी इंक्लूड होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1200 रुपये का एक मोबाइल खरीदा तो उसमें 200 रुपये टैक्स होता है जो गवर्नमेंट को जाता है। असल में बिल में मोबाइल की वैल्यू 1000 रुपये होती है जिसे टैक्सेबल वैल्यू कहा जाता है, यानी वो वैल्यू जिस पर टैक्स लगता है, और बाकी के 200 रुपये टैक्स होता है जो पहले वेट कहलाता था और अब जीएसटी कहलाता है। हम ये सोचते हैं कि शॉप ओनर के पास इस मोबाइल के पूरे 1200 रुपये रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमने मोबाइल के 1200 रुपये दिए, उसमें 1000 रुपये तो मोबाइल की वैल्यू है और 200 रुपये टैक्स है जो हमने शॉप ओनर को पे किया, और ये 200 रुपये शॉप ओनर को सरकार को जमा कराने होते हैं। तो सीधा सीधा ये कहा जा सकता है हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसमें जो टैक्स पे करते हैं वो सीधा हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। अब शॉप ओनर कैसे टैक्स चुकाता है यही हम आगे इस वीडियो में देखेंगे, और जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा आपको समझ में आने लगेगा। अगर जीएसटी ना हो तो जो मोबाइल हम मार्केट से 1200 रुपये में खरीदते हैं वो हमें 1000 रुपये में मिल सकता है,
लेकिन देश को भी तो चलाना है, सारी सरकारी सुविधाएं इन्हीं टैक्स के रुपए पर चलती है। हर एक प्रोडक्ट जो हम खरीदते हैं उसमें टैक्स इंक्लूड होता है और हम रोज सरकार को टैक्स भरते हैं। हम सभी इस देश को चलाने में भागीदार हैं। अब जीएसटी कब लगता है, क्यों लगता है, कितना लगता है, कैसे लगता है और किस पर लगता है, ये समझते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक को उठाएंगे और सिंपल सी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट टॉपिक, व्यापार के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बिजनेस कितने प्रकार का होता है, अर्थात नेचर ऑफ बिजनेस। कोई भी बिजनेस केवल दो ही तरह का होता है। पहला, बिजनेस फॉर परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स, जिसमें किसी भी तरह का माल खरीदा या बेचा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक शॉप, जिसमें फ्रिज, एसी, टीवी को खरीदा और बेचा जाता है। जैसे मोबाइल की शॉप, जिसमें मोबाइल को खरीदा जाता है और मोबाइल को बेचा जाता है। ये सब परचेज एंड सेल की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट को प्रॉफिट कमाने के लिए और बेचने के लिए खरीदा जाता है। दूसरा होता है बिजनेस फॉर सर्विस प्रोवाइडिंग, जिसमें किसी भी तरह की सेवा का आदान प्रदान होता है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल रिचार्ज, टेलीफोन रिचार्ज, इंटरनेट रिचार्ज, आइटम रिपेयरिंग, होटल सर्विसेज, रेस्टोरेंट सर्विसेज, ये सभी सर्विसेज की कैटेगरी है, जिसमें ना तो कोई माल खरीदा जाता है और ना ही कोई माल बेचा जाता है, बल्कि किसी तरह की कोई सेवा दी जाती है और प्रॉफिट अर्न किया जाता है। तो ये दो तरह के बिजनेस होते हैं, इस दो तरह की बिजनेस कैटेगरी होती है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हु आर कंपल्सरी फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, यानी कि इससे जीएसटी में पंजीकरण करवाना जरूरी है। देखिए, गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग जिनकी एक साल की सेल को टर्नओवर भी बोलते हैं, जिनका एक साल का टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है, यानी एक साल में 40 लाख से ज्यादा माल बेच देते हैं, उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। और जो एक साल में 20 लाख से ज्यादा की सर्विसेज देते हैं, यानी मान लीजिए एक साल में 20 लाख से ज्यादा का मोबाइल रिचार्ज करते हैं, तो उनको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। अब अगर किसी का टर्नओवर 40 लाख से कम है और सर्विसेज का टर्नओवर भी 20 लाख से कम है, तो भी फर्म को जीएसटी में रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है। और जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं उनको जीएसटी का पूरा लेन देन रखना पड़ता है, इसीलिए जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन को एक अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स को जमा करवाना पड़ता है। जिसको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है, उनको दिए गए डॉक्यूमेंट के साथ gst.gov.in वेबसाइट पर अप्लाई फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता है। डॉक्यूमेंट में इंक्लूड है आधार कार्ड ऑफ एप्लीकेंट, पैन कार्ड ऑफ एप्लीकेंट, पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ एप्लीकेंट, बैंक अकाउंट फ्रंट पेज ऑफ एप्लीकेंट, वैलिड मोबाइल नंबर ऑफ एप्लीकेंट, प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल या दूसरी चीज, रेंट एग्रीमेंट अगर दुकान किराए पर है तो, और फर्म का नाम। ये डॉक्यूमेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए देने पड़ते हैं। कंडीशन के अकॉर्डिंग एक या दो डॉक्यूमेंट की और जरूरत पड़ सकती है। अप्लाई करने के बाद 3 से 5 दिन में एक नंबर मिलते हैं, जिसे जीएसटी नंबर कहते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर क्या है? जीएसटी नंबर की फुल फॉर्म जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर है और जीएसटी नंबर 15 डिजिट के होते हैं, जिसमें पहले 2 डिजिट स्टेट कोड होते हैं। जिस भी स्टेट में रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग, जैसे राजस्थान का स्टेट कोड है 08। नेक्स्ट 10 डिजिट पैन कार्ड नंबर ऑफ एप्लीकेंट, जिसने भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया उसके पैन नंबर अगले 10 डिजिट होते हैं। उसके बाद में अगला 1 डिजिट जो होता है, पैन कार्ड में जो 4 न्यूमेरिक नंबर होते हैं उसमें से कोई भी एक नंबर अगला 1 डिजिट होता है। उसके बाद में अगला 1 डिजिट जो होता है बाय डिफॉल्ट जेड होता है और लास्ट का 1 डिजिट रैंडमली कुछ भी हो सकता है। तो ये होते हैं जीएसटी नंबर जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अप्लाई करने के बाद में मिलते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टाइप ऑफ जीएसटी टैक्स रेट्स। फिलहाल करंट में आज डेट 20/11/2019 तक 5 टाइप की जीएसटी रेट्स है, जो आगे जाकर के बदल भी सकती है। तो फिलहाल 5 टाइप की जीएसटी रेट्स है जो किसी भी आइटम पर या किसी भी तरह की सर्विसेज पर लगती है, जो इस प्रकार है। 0% वो आइटम या सर्विसेज जिन पर कोई भी जीएसटी टैक्स नहीं लगता, जैसे खाद बीज, दूध या अंडे। 5% वो आइटम या सर्विसेज जिन पर 5% टैक्स लगता है, जैसे
शुगर, स्पाइसेस एंड टी। 12% वो आइटम या सर्विसेज जिन पर 12% टैक्स लगता है, जैसे मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर्स। 18% वो आइटम या सर्विसेज जिन पर 18% टैक्स लगता है, जैसे टेलीफोन या स्कूल बैग्स। और लास्ट है 28% वो आइटम या सर्विसेज जिन पर 28% टैक्स लगता है, जैसे एयर कंडीशनर, सीमेंट या लग्जरी आइटम। अब यहाँ पर हमने केवल कुछ ही आइटम का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिन पर गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग दिए गए 5 टैक्स रेट में से कोई भी टैक्स लगता है। हमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि किस आइटम पर कितना टैक्स लगता है, क्योंकि जितना भी टैक्स लगता है वो बिल पर लिखा हुआ होता है। और दुनिया में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आप किन किन प्रोडक्ट की जीएसटी रेट्स जान पाओगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाउ जीएसटी अप्लाई, यानी जीएसटी कैसे लगता है। जब भी कोई जीएसटी में रजिस्टर्ड फर्म कोई भी माल खरीदती है तो जो टैक्स बिल में लग के आता है उसे इनपुट टैक्स कहते हैं। ये टैक्स आइटम के अनुसार 0%, 5%, 12%, 18% या फिर 28% कुछ भी हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया था कि अलग अलग आइटम पर अलग अलग टैक्स लगता है। परचेज में जो टैक्स लगता है वो एक तरह से सरकार के पास डिपॉजिट होता है। हम सरकार से ये टैक्स वापस नहीं ले सकते, लेकिन कस्टमर से वापस इस टैक्स को ले सकते हैं। जैसे जब वापस उस खरीदे गए माल को हम बेचेंगे तब जो टैक्स बिल में हम लगाएंगे उसे आउटपुट टैक्स कहते हैं। और जो सेल्स में हमने टैक्स लगाया है उससे हमारा वो टैक्स वापस कवर हो जाता है जो हमने परचेज करते वक्त सरकार को टैक्स पे किया था। लेकिन प्रॉफिट के टैक्स का हिस्सा हमें सरकार को देना पड़ता है। अब एक एग्जांपल देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमने 100 रुपये का एक आइटम खरीदा जिस पर 5% टैक्स है, यानी 5 रुपये। तो टोटल बिल हमारा हो जाएगा 105 रुपये का, और जो 5 रुपये हमारा टैक्स लगा है उसे इनपुट टैक्स कहेंगे। अब हम सभी व्यापार प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, तो जो आइटम हमने 100 रुपये का खरीदा था उसे 110 रुपये में बेचेंगे, और 110 रुपये में बेचेंगे तो 110 रुपये का 5% टैक्स लगेगा, जो होता है 5 रुपये 50 पैसे। इसे बोलते हैं आउटपुट टैक्स। अब हमने उस आइटम पर 5 रुपये टैक्स पहले ही पे कर दिया जब हमने वो आइटम खरीदा, लेकिन कस्टमर से हमने 5 रुपये 50 पैसे टैक्स लिया, यानी 10 रुपये प्रॉफिट का 5% टैक्स 50 पैसे। इन पर सरकार का हक होता है और ये 50 पैसे हमें सरकार को पे करने पड़ते हैं। तो इस तरह किसी भी आइटम पर जीएसटी टैक्स लगता है और इस तरह इनपुट और आउटपुट टैक्स की कैलकुलेशन होती है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है हाउ जीएसटी अप्लाई इन इनवॉइस, यानी जीएसटी को बिल में किस प्रकार लगाया जाता है। जब भी हम कोई माल खरीदते हैं तो बिल में जीएसटी लग के आता है और बेचते हैं तब जीएसटी लगाना पड़ता है। अब जीएसटी को 2 तरह से वसूला जाता है। पहला है एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, यानी स्टेट टैक्स और सेंट्रल टैक्स। जब भी कोई माल एक ही स्टेट से खरीदा जाता है या एक ही स्टेट में बेचा जाता है, जैसे मैं राजस्थान का हूँ और कोई आइटम मैंने राजस्थान से ही खरीदा और राजस्थान के ही किसी शहर में बेच दिया, तो एसजीएसटी एंड सीजीएसटी लगता है, वो भी टैक्स रेट का 50-50%। फॉर एग्जाम्पल, एक मोबाइल जो 1000 रुपये का है जिसकी टैक्स रेट 12% है, उसे मैंने राजस्थान के ही किसी शहर में बेच दिया, तो इस प्रकार टैक्स डिवाइड होगा, जिसमें मोबाइल की वैल्यू आएगी 1000 रुपये और उस पर एसजीएसटी लगेगा 6% 60 रुपये और सीजीएसटी लगेगा 6% 60 रुपये। तो इस तरह टोटल मोबाइल की वैल्यू हो जाएगी 1120 रुपये। दूसरा है आईजीएसटी, यानी इंटर स्टेट टैक्स। जब भी कोई माल किसी दूसरे स्टेट से खरीदा जाता हो या किसी दूसरे स्टेट में बेचा जाता हो, जैसे मैं राजस्थान का हूँ और कोई आइटम मैंने पंजाब से खरीदा, तो आईजीएसटी टैक्स लगता है, वो भी जितनी टैक्स रेट है उसका 100%। फॉर एग्जाम्पल, एक मोबाइल जो 1000 रुपये का है जिसकी टैक्स रेट 12% है, उसे मैंने राजस्थान में नहीं पंजाब के किसी कस्टमर को बेचा, तो इस प्रकार टैक्स डिवाइड होगा, जिसमें मोबाइल की वैल्यू आएगी 1000 रुपये और आईजीएसटी लगेगा पूरा 12% 120 रुपये, तो टोटल हो जाएगा 1120 रुपये।
तो इस प्रकार अगर कोई भी माल खुद के ही स्टेट में खरीदा जाता है या खुद के ही स्टेट में बेच दिया जाता है तो SGST प्लस CGST लगता है 50-50%। और अगर किसी भी दूसरे स्टेट से खरीदा जाता है या किसी दूसरे स्टेट में बेचा जाता है तो IGST लगता है, वो भी टैक्स का 100%। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ GST रजिस्ट्रेशन, यानी GST रजिस्ट्रेशन के प्रकार। GST में फर्म को दो तरह से रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है, जिसमें पहली है कंपोजिशन फर्म और दूसरी है रेगुलर फर्म। अब इन दोनों फर्म में क्या फर्क है ये हम अगले चैप्टर 8 डिफरेंस बिटवीन कंपोजिशन एंड रेगुलर फर्म में देखेंगे। चैप्टर 8 डिफरेंस बिटवीन कंपोजिशन एंड रेगुलर फर्म। जैसा कि मैंने बताया, GST में फर्म को दो तरह से रजिस्टर्ड किया जा सकता है, पहली कंपोजिशन फर्म एंड दूसरी रेगुलर फर्म। अब इन दोनों फर्म में क्या फर्क होता है ये जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टर्नओवर लिमिट की। अगर किसी फर्म की एक साल की सेल यानी एक साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो फर्म को कंपोजिशन में रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है, और अगर किसी फर्म की एक साल की सेल 1.5 करोड़ से ज़्यादा है तो फर्म को रेगुलर में रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट, ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन। अगर फर्म की एक साल की सेल 1.5 करोड़ से कम है तो प्रोप्राइटर चाहे तो भी रेगुलर में फर्म को रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। रेगुलर फर्म के लिए कोई ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन नहीं है। मान लो किसी ने ये सोच के कंपोजिशन में फर्म रजिस्टर्ड करवाई थी कि उसकी एक साल की सेल 1.5 करोड़ से कम ही होगी और 1.5 करोड़ से ऊपर चली गई तो कंपोजिशन फर्म को रेगुलर करवाना अनिवार्य है। लेते हैं अगला पॉइंट, GST रिटर्न। कंपोजिशन फर्म को क्वार्टरली रिटर्न यानी 3 महीने में केवल एक बार रिटर्न लगाना पड़ता है, जिसे CMP 08 रिटर्न कहते हैं, और रेगुलर फर्म को हर महीने एक रिटर्न लगाना पड़ता है, जिसे GSTR 3B रिटर्न कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा एप्लीकेबल ऑफ टैक्स रेट। कंपोजिशन फर्म में परचेज पर लगने वाली GST की इनपुट नहीं ली जा सकती और ना ही सेल पर GST लगाया जा सकता है, यानी परचेज में जो टैक्स हमने सरकार को पे कर दिया उसको कस्टमर से भी वापस नहीं लिया जा सकता। रेगुलर फर्म को इनपुट GST और आउटपुट GST का पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता है, यानी हर मंथ कितनी परचेज की और उस पर कितना टैक्स पे किया और हर महीने कितनी सेल की और उस पर कितना टैक्स कलेक्ट किया, ये सब रिकॉर्ड रखना पड़ता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, टैक्स लायबिलिटी। कंपोजिशन फर्म हर 3 महीने में जितना सेल करती है उसको रिटर्न के साथ सेल का 1% टैक्स पे करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल 3 महीने में 2.5 लाख रुपए की सेल हुई तो 2.5 लाख रुपए का 1% यानी 2500 रुपए सरकार को पे करना पड़ता है। और रेगुलर फर्म में GSTR 3B रिटर्न के अकॉर्डिंग अगर टैक्स पेबल बनता है तो टैक्स पे करना है, नहीं तो नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल 1 महीने में 1000 रुपए की परचेज की, जिस पर 500 रुपए टैक्स परचेज के साथ ही पे कर दिया, और उसी महीने 1200 रुपए की सेल की जिस पर 700 रुपए टैक्स कस्टमर से कलेक्ट किया, यहाँ हमारी टैक्स लायबिलिटी बनती है। बाकी का बैलेंस यानी 700 रुपये हमने टैक्स कलेक्ट किया और 500 रुपये हम ऑलरेडी पे कर चुके। 700 माइनस 500 जो 200 रुपये हमने कस्टमर से एक्स्ट्रा कलेक्ट किए हैं वो सरकार को पे करना है। और अगर ये मान लो हमारी सेल 1200 रुपये ना होकर के 800 रुपये ही हुई और कस्टमर से टैक्स हमने 300 रुपये ही कलेक्ट किया, तो अब भी 200 रुपये हमारे सरकार के पास एक्स्ट्रा डिपॉजिट रहेंगे, टैक्स पेड करने की जरूरत नहीं है। लेते हैं अगला पॉइंट, एग्जाम्पल ऑफ एंट्री। कंपोजिशन फर्म में टैली में परचेज या सेल की एंट्री करने पर SGST एंड CGST या IGST नहीं लगाया जाता है। डायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड आइटम की वैल्यू डालकर एंट्री कर दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर कोई 1200 रुपये का मोबाइल खरीदा तो मैंने आपको बताया था कि उसमें 1000 रुपये मोबाइल की वैल्यू होती है और 200 रुपये जो है वो होता है टैक्स। तो कंपोजिशन फर्म को डायरेक्ट 1200 रुपये की एंट्री करनी पड़ती है, उसमें वो SGST एंड CGST नहीं लगा सकता।
और रेगुलर फॉर्म में टेली में परचेज या सेल की एंट्री करने पर आइटम की टैक्सेबल वैल्यू अलग लिखी जाती है और उस पर लगने वाला टैक्स SGST, CGST या फिर IGST लगाया जाता है। लेते हैं अगला पॉइंट है हमारा नेम ऑफ इनवॉइसेस। कंपोजिशन फॉर्म में जो बिल बनता है उसे बिल ऑफ सप्लाई कहते हैं और रेगुलर फॉर्म में जो बिल बनता है उसे टैक्स इनवॉइस कहा जाता है। अब लेते हैं इनका एडवांटेज। कंपोजिशन फॉर्म में बुक्स कीपिंग करना इजी है, यानी अकाउंट्स मेंटेन करना बहुत आसान है और क्वार्टरली रिटर्न यानी 3 महीने में केवल एक ही रिटर्न लगाना पड़ता है। रेगुलर फॉर्म का एडवांटेज ये है कि रेगुलर फॉर्म में परचेज पर इनपुट टैक्स लिया जा सकता है और सेल पर दूसरी फर्म को टैक्स दिया जा सकता है। यानी अगर कोई रेगुलर कस्टमर जिसकी एक रेगुलर फर्म है वो हमसे एक इनपुट का बिल मांग ले या इनवॉइस मांग ले जिसमें टैक्स लगा हुआ तो वो बिल हम कस्टमर को दे सकते हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। कंपोजिशन फर्म में अगर कोई कस्टमर रेगुलर फर्म में रजिस्टर्ड है और वो कंपोजिशन फर्म वाले से इनपुट लेने के लिए विद टैक्स इनवॉइस मांग ले तो कंपोजिशन फर्म वाला इनवॉइस नहीं दे सकता। उसमें जैसा कि मैंने बताया कि कंपोजिशन फर्म वाला SGST CGST नहीं लगा सकता, उसको डायरेक्ट आइटम की वैल्यू लिखनी पड़ती है। और रेगुलर फर्म का डिसएडवांटेज ये है कि हर महीने रिटर्न लगाना पड़ता है, उसमें भी टैक्स मिसमैच का पूरा ध्यान रखना पड़ता है और बुक्स कीपिंग में भी थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, यानी अकाउंट्स का काम भी आपको थोड़ा संभल कर करना पड़ता है। तो ये कंपोजिशन और रेगुलर फर्म में डिफरेंट है। ज़्यादातर लोग फर्म को रेगुलर में ही रजिस्टर्ड करवाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम आगे के चैप्टर में जो भी सीखेंगे फिलहाल रेगुलर फर्म के अकॉर्डिंग ही सीखेंगे। कंपोजिशन फर्म की अकाउंटिंग बहुत ही आसान है। रेगुलर फर्म की अकाउंटिंग सीखने के बाद कंपोजिशन फर्म की भी अकाउंटिंग सिखाऊंगा। फिलहाल हम रहे हैं टेली ERP 9 का चैप्टर 9 हाउ टू क्रिएट कंपनी इन टेली ERP 9। इस वीडियो में मैं आपको टेली ERP 9 में कंपनी क्रिएट करना सिखाऊंगा और उसके साथ में कुछ हिडन सेटिंग भी बताऊंगा जो आपको कोई भी नहीं बताता। और यहाँ से हमारा टेली का पहला प्रैक्टिकल वीडियो शुरू होता है। चैप्टर 4 में मैंने बताया था कि टेली ERP 9 को किस तरह डाउनलोड करते हैं और किस तरह इंस्टॉल करते हैं। तो जैसे आप टेली ERP 9 को इंस्टॉल कर लोगे, डेस्कटॉप पे आपके कुछ इस तरह का आइकन आएगा। सिंपली आपको इस पर डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। फर्स्ट टाइम जब आप कंपनी ओपन करोगे तो कुछ इस तरह की विंडो खुलेगी। तो एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टेली ERP 9 को खरीदना पड़ता है और टेली ERP 9 की जो प्राइस है वो 18 से 20 हज़ार रुपये मार्केट में ली जाती है। तो अकाउंटिंग की लाइन में आपका 18 से 20 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट रहेगा। और ये टेली ERP 9 का डेमो वर्जन है। इस वर्जन में टेली ERP 9 के सारे फीचर्स काम करते हैं सिवाय एक फीचर्स के जिसमें आप कोई भी एंट्री करते वक्त केवल वाउचर की हर महीने की 1 या 2 तारीख ही डाल सकते हैं, इसके अलावा कोई तारीख नहीं डाल सकते। तो केवल इतना ही इस डेमो वर्जन में कमी है, बाकी आप सारे फीचर्स को यूज कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको और बता देता हूँ कि जब भी आप टेली ERP 9 ओपन कर लो उसके बाद में आपको माउस का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। बिना माउस के यूज किए आप टेली को ऑपरेट कर सकते हो और बेहतर ढंग से ऑपरेट कर सकते हो। तो आप सिंपली यहाँ पे आपको वर्क इन एजुकेशनल मोड, अभी हम केवल सीखना चाहते हैं, अभी हम टेली ERP 9 में काम नहीं कर रहे हैं, केवल सीख रहे हैं और हमें इस वर्जन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो सिंपली आपको वर्क इन एजुकेशनल मोड पे आकर के एंटर करना है या फिर आप देख सकते हो इसके सामने लिखा हुआ W जो है इसका शॉर्टकट है। आप कीबोर्ड में W प्रेस करके एंटर करेंगे तब भी आपका ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे या ओपन करोगे तो कुछ इस तरह के ऑप्शन आपके सामने होंगे। जैसा कि मैंने बताया था सबसे पहले टेली ERP 9 में कंपनी क्रिएट की जाती है। जहाँ पे भी आप काम करोगे, जिस भी शॉप का काम करोगे उसकी कंपनी क्रिएट की जाएगी। तो उसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट कंपनी। कीबोर्ड में एरो का यूज करते हुए आप इस पे आ सकते हो या फिर आप देख सकते हो इसका शॉर्टकट है C। अगर आप कीबोर्ड में C भी प्रेस करोगे तो क्रिएट कंपनी ओपन हो जाएगी। तो मैं C प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है डायरेक्टरी। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ C यूजर्स teli.erp9 डाटा। तो सबसे पहले हमें इस डायरेक्टरी को चेंज करना है। कभी भी टेली ERP 9 के डाटा को C ड्राइव में सेव नहीं करना चाहिए। उसका रीजन ये है कि मान लीजिए अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाए
और अगर आपको कंप्यूटर फॉर्मेट करवाने की ज़रूरत पड़ जाए तो फॉर्मेट के साथ में जो आपने सी ड्राइव में टेली का डाटा सेव किया है वो आपका फॉर्मेट के साथ डिलीट हो जाएगा। तो जितना भी आपने काम किया हुआ होगा वो सब कुछ लॉस्ट हो जाएगा। ये आपका एक बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे केयरफुल रहें, कभी भी टेली डाटा को सी ड्राइव में सेव ना करें। तो इसके अलावा सी ड्राइव के अलावा कंप्यूटर में आपकी जो भी ड्राइव है, डी ड्राइव या ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जो भी ड्राइव है उस डाटा को सेव, उस डाटा में आपको उस फोल्डर में आपको डाटा सेव कर देना चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक हिडन सेटिंग बताने वाला हूँ जो हर कोई आपको नहीं बताएगा। तो सिंपली क्या करना है, वापस एक बार टेली को बंद कर देना है। टेली को बंद करने के लिए कीबोर्ड में जो एस्केप का बटन होता है उसको आपको प्रेस करना है। यहाँ पे पूछेगा यस, आपको एंटर कर देना है। उसके बाद में फिर एस्केप का यूज करना है, एस्केप बटन प्रेस करना और एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करोगे टेली बंद हो जाएगी। तो अब सिंपली यहाँ पे जो आपका टेली का आइकन है उस पर राइट क्लिक करके आपको इस टेली ERP9 की लोकेशन को ओपन करना है। जहाँ पे भी अपना टेली ERP9 इंस्टॉल है उस लोकेशन को। तो मैं यहाँ पे ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक करूंगा। तो याद रखिए ये मेरी वो लोकेशन है जहाँ पे मैंने टेली को इंस्टॉल किया था। अब आपको यहाँ पे एक फाइल मिलेगी टेली, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग। आपको इस फाइल को सिंपली ओपन करना है। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्पेसिफाई लोकेशन ऑफ डाटा फाइल्स। इस लोकेशन को आपको चेंज कर देना है। तो यहाँ पे मैंने जहाँ पे टेली को इंस्टॉल किया था मैं वही जो लोकेशन फाइल है उसको यहाँ पे रखूंगा। तो सी की जगह मैं कर दूंगा डी, और उसके अलावा यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं पूरी लोकेशन हटा दूंगा। तो जहाँ पे मैंने टेली को इंस्टॉल किया था वो मेरा फोल्डर था डी ड्राइव, उसके अंदर teli.erp9, यहाँ पे मैंने टेली को इंस्टॉल किया था। उसके अलावा एक ऑप्शन और है जिसको चेंज करना है। आपको यहाँ पे मिलेगा टू स्टॉप डिफॉल्ट लोडिंग सेट द फॉलोइंग लाइन टू नो। तो यहाँ पे डिफॉल्ट कंपनी यस किया हुआ है, इसको करेंगे नो। अब इस फाइल को मैं कर दूंगा सेव। तो अब देखिए इससे होगा क्या, जो पहले मेरा डाटा सी ड्राइव में सेव होता अब वो मेरा डी ड्राइव के टेली ERP9 फोल्डर के अंदर, डाटा फोल्डर के अंदर मेरा टेली का डाटा सेव होगा। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ और क्लोज कर देता हूँ, और इसको भी क्लोज कर देता हूँ। अब वापस टेली ERP9 को ओपन करना है। तो अब सिंपली वापस आपको क्रिएट कंपनी पे आना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर जो मेरा डाटा लोकेशन सी लोकेशन आ रही थी वो अब चेंज हो चुकी है। यहाँ पे अब परमानेंटली यही सेव रहेगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पूछ रहा है नेम। आपको यहाँ पे जिस भी कंपनी का काम करना है उस कंपनी का नाम डालना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ XYZ सैमसंग शोरूम। आपको भी यहाँ पे यही टाइप करना है। तो मान लीजिए आप किसी सैमसंग के शोरूम में काम कर रहे हैं, उसके बाद में एंटर करना है। अगला ऑप्शन है हमारे पास में मेलिंग नेम। अब ये मेलिंग नेम क्या होता है, मेलिंग नेम में भी आपको यही रख देना है। उसके बाद में एंटर करना है एड्रेस। एड्रेस में आपको जो भी दुकान का या शोरूम का, शॉप का एड्रेस है वो एड्रेस टाइप करना है। तो सिंपली यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ 123 स्ट्रीट नंबर 2। ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए एड्रेस बहुत लंबा है तो जरूरी नहीं है आपको इसी एक लाइन में पूरा का पूरा एड्रेस लिखना है। आप चाहे तो एंटर प्रेस करके एक और लाइन का यूज कर सकते हैं एड्रेस के लिए। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ नागौर। अब अगर मान लीजिए और भी ज्यादा लंबा एड्रेस है तो आप एंटर प्रेस करके एक और लाइन का यूज कर सकते हैं। तो जब तक आपको जरूरत पड़ती है तब तक आप एंटर प्रेस करके 1, 2 या 3, 4 लाइन का यूज कर सकते हो। अब आपको जरूरत नहीं है तो आप सिंपली एंटर दबा दीजिए। तो अब हम अगले ऑप्शन पे आ जाएंगे कंट्री। तो कंट्री हमारी है इंडिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट खुली है जितनी भी कंट्रीज है सबकी। तो यहाँ पे सिंपली हमें इंडिया कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में फिर मैं एंटर करूंगा। अब हमें लेना है स्टेट। स्टेट की भी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप यहाँ पे स्टेट जो आपका अपना स्टेट है वो मत लेना, जैसा मैं बता रहा हूँ वही स्टेट लेना। मान लीजिए हम राजस्थान की किसी कंपनी का काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पे स्टेट में राजस्थान RAJA टाइप करेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे राजस्थान स्टेट को सेलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जो भी स्टेट है आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं, अगर मैं राजस्थान की स्पेलिंग गलत टाइप करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल RE टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे एक तरह का एरर बताएगा जो है स्पेलिंग एरर। यानी RE नाम से कोई स्टेट नहीं है, RE स्पेलिंग से। तो यहाँ पे सही स्पेलिंग आपको टाइप करना है, वरना इस तरह का एरर आ सकता है। तो मैं RAJA राजस्थान टाइप। उसके बाद में आपको सिटी का पिन कोड डालना है। तो मैं यहाँ पे पिन कोड डाल देता हूँ 341001। उसके बाद में कंपनी के कोई फ़ोन नंबर है तो वो फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे डालना है। तो मैं डाल देता हूँ 12345।
उसके बाद में एंटर करके मोबाइल नंबर, कंपनी का मोबाइल नंबर आपको डालना है। तो कंपनी का मोबाइल नंबर मैं डालता हूँ, मान लीजिए 1234567890। ठीक है, उसके बाद में आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद अगला है फैक्स नंबर। तो फैक्स का तो अब जमाना ही नहीं रहा, तो इसको आप चाहे तो ब्लैंक रख सकते हैं, खाली छोड़ सकते हैं। तो एंटर करूंगा। अब डालना है कंपनी का ईमेल एड्रेस, जो भी कंपनी का ईमेल एड्रेस है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ happylearning1@gmail.com। ये मेरी जीमेल आईडी है। अगर आपको किसी तरह की क्वेरी है तो आप इस मेल पे मुझे मेल कर सकते हैं। इसके बाद में एंटर करना है कंपनी की अगर कोई वेबसाइट है तो वो वेबसाइट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ www.teleclass.com। ये मेरी वेबसाइट है। अगर आपको किसी भी तरह के पोस्ट देखनी हो या नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो अब मैं आगे बढ़ूंगा। अगला है फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम। तो अब ये फाइनेंशियल ईयर क्या है उसके लिए मैंने अलग से चैप्टर रिकॉर्ड किया है। अगर आप हुआ था 1 अप्रैल 2019 से, तो मैं यहाँ पे 1/4/2019 लूंगा और एंटर कर दूंगा। अगला ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो तो 1 अप्रैल 2019 से शुरू हो गया था। अब मान लीजिए किसी ने नया ही काम शुरू किया और उसने काम शुरू किया या कोई भी दुकान है ओपन की 1 जून से, तो उसके जो अकाउंट है या बुक्स जो है वो 1 जून से शुरू हुए हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पे 1 जून 2019 टाइप कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे भी फाइनेंशियल ईयर की डेट ही रहने दें, 1 अप्रैल 2019। उसके बाद में अगला ऑप्शन है टेली वोल्ट पासवर्ड। अगर आप यहाँ पे किसी भी तरह का पासवर्ड डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं डालता हूँ 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3 4, तो ये पासवर्ड जब भी आप टेली को ओपन करोगे, जब भी आप टेली ओपन करोगे तब आपसे पासवर्ड पूछेगा, तब आपको ये पासवर्ड डालना है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं ब्लैंक रहने दूंगा, कोई भी पासवर्ड नहीं रखूंगा। तो दोनों ऑप्शन को यहाँ पे ब्लैंक रहने देते हैं। अगला है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। ये भी एक तरह का पासवर्ड है। अब ये किस तरह का पासवर्ड है? अगर आप इसको यस करते हो तब आपको यहाँ पे पूछेगा नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। आपने जो ये कंपनी बनाई है XYZ सैमसंग शोरूम, तो जब भी आप इसको ओपन करोगे तब आपसे जो पासवर्ड पूछेगा वो ये वाला पासवर्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर देता हूँ अफजल और पासवर्ड आता हूँ 1 2 3 और यहाँ पे भी 1 2 3। तो अब मैं जब भी ये कंपनी ओपन करूंगा तब मुझे जो पासवर्ड पूछेगा वो ये वाले पासवर्ड मुझे डालने हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 तरह के पासवर्ड हैं, एक तो है टेली वर्ल्ड पासवर्ड और एक है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। टेली वर्ल्ड पासवर्ड अगर आप देते हो तो जब भी आप टेली ओपन करोगे तब ये पासवर्ड पूछेगा, और अगर ये वाला आप यूज सिक्योरिटी कंट्रोल वाला पासवर्ड देते हो तो जब भी आप टेली के अंदर कोई कंपनी ओपन करोगे तो उस कंपनी में आपने क्या पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। तो फिलहाल इसको भी मैं रहने दूंगा नो और कर दूंगा एंटर। तो देखिए जितने भी यहाँ पे हमने फीचर्स डालने थे, जो भी ऑप्शन डालने थे वो सब डाल दिए। लेकिन यहाँ पे मैंने एक गलती की है जानबूझकर, वो ये है कि मैंने कंपनी के नाम की स्पेलिंग में गलती की है। अब मुझे उसको करेक्शन करना है। ये मैंने जानबूझकर गलती की थी ताकि आपको कुछ बता सकूं। अब मुझे मान लीजिए उस ऑप्शन को कंपनी के नेम को वापस चेंज करना है, कंपनी नेम को करेक्शन करना है, तो आपको वापस वहीं पे जाना पड़ेगा। और वहां पे जाने के लिए आपको कीबोर्ड में बैक स्पेस का यूज करना है। बैक स्पेस जो एंटर के ऊपर होता है उसको आपको यूज करना है। तो बैक स्पेस यूज करते रहना तब तक जब तक कि आप उस ऑप्शन पे नहीं चले जाए। तो हम यहाँ पे आ गए। तो अब यहाँ पे सिंपली वापस मैं टाइप कर दूंगा XYZ सैमसंग शोरूम। तो यहाँ पे मैंने जो कंपनी में मिस स्पेलिंग की थी वो वापस मैं करेक्शन कर दूंगा और एंटर दबाऊंगा। तो आपको एंटर से तो आगे बढ़ना है और बैक स्पेस से पीछे आना है। ये 2 शॉर्टकट या 2 कीवर्ड को आपको ध्यान में रखना है। अब वापस एंटर दबाता हूँ, एंटर 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 एंटर। हमें बाकी कहीं भी जगह पे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। तो अगर आपको कहीं पे कुछ चेंजेस करना है तो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पिन कोड चेंज करना है तो कर सकते हो, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कुछ भी चेंज करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो एंटर करते हुए वापस मैं इस ऑप्शन पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन। तो सिंपली आपको यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो भी यहाँ पे सेट होता है वो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सेट और एकदम सही है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, एंटर करना है, फिर एंटर 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 एंड लास्ट एंटर। अब आपसे पूछेगा एक्सेप्ट यस और नो। तो जैसे ही आप एंटर करोगे आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अब आपके सामने जो टेली की नई विंडो ओपन हुई है इसको बोलते हैं गेटवे ऑफ टेली। और गेटवे ऑफ टेली क्या होता है तो उसके लिए आपको मेरा अगला चैप्टर देखना है। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्रॉस का बटन है वो यहाँ पे काम नहीं करता।
अगर आप इस पे क्लोज के बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कंपनी बंद नहीं होगी, या टेली जो है वो बंद नहीं होगी। तो टेली ERP9 को बंद करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। 3 तरीके हैं। पहला तरीका, अगर आप कीबोर्ड में एस्केप दबाओगे तब आपसे ये पूछेगा क्विट येस और नो, तो जैसे एंटर करोगे आपकी टेली बंद हो जाएगी। तो सबसे पहला तरीका ये। दूसरा तरीका, अगर आप कीबोर्ड में क्यू दबाओगे, क्यू का मतलब क्विट, तो अगर कीबोर्ड में क्यू दबाओगे तब भी ये आपसे पूछेगा क्विट येस और नो, तो आप एंटर, जैसे एंटर करोगे आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। और अगर आप कीबोर्ड में कंट्रोल क्यू दबाओगे तो जैसे कंट्रोल क्यू दबाओगे आपकी कंपनी जो है, जो टेली जो है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी। तो यार, तो आपको सिंपली क्या करना है, वापस पहले उस कंपनी को डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए आप क्या करोगे, हम वापस उसी लोकेशन फाइल पे जाएंगे। तो मैं इस टेली आइकन पर राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन करूंगा, और यहाँ पे हमारा जो डाटा फोल्डर है, हमारा डाटा सेव हुआ था teli.erp9, आपको इस तरह का फोल्डर मिलेगा डाटा। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक कंपनी मिलेगी जिसका नाम है 10,000। यही वो हमारी कंपनी जो हमने क्रिएट की थी। तो अब सिंपली इसको आप डिलीट कर सकते हैं, सीधा कीबोर्ड में डिलीट दबा करके, तो कंपनी हमारी जो है डिलीट हो जाएगी। अब वापस आपको टेली को ओपन करना है और वापस आपको कंपनी क्रिएट करनी है, फिर आपको वापस क्लोज करना है टेली ERP9 को, फिर आपको डिलीट करना है। इस तरह आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। और जब आप श्योर हो जाओ कि मैंने टेली ERP9 में कंपनी क्रिएट करना सीख लिया है, तो उसके बाद में आपको टेली में वापस कंपनी को डिलीट नहीं करना है, ताकि हम आगे की प्रैक्टिस उसी कंपनी में कर सकें। फिर किसी भी कंपनी को ओपन करते हैं तो सबसे पहला जो पेज आता है वो टेली का मेन पेज है, और इसको बोलते हैं गेटवे ऑफ टेली। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे कौन कौन से फंक्शन होते हैं इसके बारे में हम पहले बेसिक में बात करेंगे। इन फंक्शन का काम क्या है ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन क्या क्या फंक्शन होते हैं और कहाँ कहाँ पे होते हैं ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं मेन्यू बार है, जहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे, प्रिंट, एक्सपोर्ट, ईमेल, अपलोड, टेलीशॉप, लैंग्वेज, कीबोर्ड, कंट्रोल सेंटर, सपोर्ट सेंटर एंड हेल्प। ये मेन्यू बार है। इनका क्या काम है हम आगे आगे चल के एक एक सबका देखेंगे। तो इसको बोलते हैं मेन्यू बार। और इधर आप साइड में देख सकते हैं, इसको बोलते हैं फंक्शन बार, जहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे, सेलेक्ट कंपनी, शट कंपनी, डेट, पीरियड, कंपनी इन्फो। नीचे यहाँ पे है फीचर्स एंड कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे नीचे जो आपको टेली की कुछ अदर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है, प्रोडक्ट कौन सा है, टेली ERP9 का लोगो है। इसके बाद में यहाँ पे वर्जन एंड अपडेट, ये टेली ERP9 का कौन सा वर्जन है और इसका भी कोई अपडेट अवेलेबल है या नहीं है, वो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। फिर कॉलम है यहाँ पे लाइसेंस एंड सर्विसेज। आपके यहाँ पे एजुकेशनल बोर्ड लिखा हुआ आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने लाइसेंस परचेज किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे लाइसेंस के सीरियल नंबर आ रहे हैं और मेरी अकाउंट ID आ रही है। और इसके अलावा फिर यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन है, गेटवे, टेली का गेटवे सर्वर बताया, इसका कुछ खास अपने यूज नहीं है। फिर यहाँ पे अगला जो ऑप्शन है वो है कैलकुलेटर का। टेली में कैलकुलेटर का भी आप यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं वो हम आगे चल के सीखेंगे। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी, जो भी कंपनी आपके ओपन की हुई है उसकी कुछ जनरल इन्फो है, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ नेम ऑफ कंपनी और डेट ऑफ लास्ट एंट्री। अभी तक हमने कोई एंट्री नहीं की हुई है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नो वाउचर एंटर्ड। ठीक है, और ये जो है हमारा गेटवे ऑफ टेली, ये टेली का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो 4 कॉलम में बंटा हुआ है। सबसे पहला है मास्टर, दूसरा ट्रांजेक्शन, तीसरा यूटिलिटीज एंड चौथा रिपोर्ट। सबसे पहले मास्टर कॉलम में क्या होता है, किसी भी तरह का नया खाता खोलने के लिए मास्टर कॉलम का यूज होता है। इसमें 2 ऑप्शन है आपके पास में, अकाउंट इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो। ठीक है, और दूसरा जो हमारा मेन पॉइंट है वो है ट्रांजेक्शन। किसी भी तरह की टेली की एंट्री करनी है तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन के अंदर जो कॉलम है अकाउंटिंग वाउचर, उस पे एंट्री होती है। और तीसरा यहाँ पे पॉइंट है हमारे पास में यूटिलिटीज। यूटिलिटीज का कुछ खास प्रयोग फिलहाल नहीं है, अभी हम इसको आगे चर्चा करेंगे, ये हमारे बेसिक कोर्स में नहीं है। और हमारे पास में चौथा पॉइंट है रिपोर्ट। किसी भी तरह की आप एंट्री करते हैं, जितनी भी आप एंट्री करते हैं उसकी रिपोर्ट देखनी है आपको। मान लीजिए यहाँ पे बैलेंस शीट देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, या फिर स्टॉक की समरी देखनी है, या और किसी तरह की रिपोर्ट देखनी है, तो इस पॉइंट के अंदर जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिए उसमें से आप इसकी रिपोर्ट देख सकते हैं। तो ये हमारा गेटवे ऑफ टेली का इंट्रोडक्शन था। हर एक पॉइंट को हम आगे चल करके सीखेंगे। ये है हमारे कोर्स का चैप्टर 11, हाउ टू एक्टिवेट GST फीचर्स इन टेली ERP9। देखिए, टेली ERP9 में कई ऐसे फीचर्स होते हैं जिनको जरूरत के हिसाब से एक्टिवेट किया जा सकता है।
और उन्हीं फीचर्स में से एक फीचर्स है जीएसटी फीचर्स को एक्टिवेट करना। जब तक हम जीएसटी फीचर्स को एक्टिवेट नहीं कर लेंगे तब तक परचेज या सेल्स में हम जीएसटी को नहीं लगा पाएंगे। तो जीएसटी फीचर्स को एक्टिवेट करना जरूरी है अगर आप जीएसटी का काम करना चाहते हैं। तो जीएसटी फीचर्स एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना है और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फीचर्स, जिसके आगे लिखा हुआ F11। F11 इसका शॉर्टकट है। मैंने कहा था माउस का यूज करने की आपको कोई भी जरूरत ही नहीं है, सारे शॉर्टकट आपके सामने होंगे और कीबोर्ड से आप डायरेक्ट ही टैली को ऑपरेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड में F11 दबाऊंगा। अगर कोई भी फीचर्स एक्टिवेट करना होता है तो यहीं से ही वो फीचर्स एक्टिवेट होता है। तो जरूरत के हिसाब से जैसे जैसे अपने को जरूरत पड़ेगी आगे आगे हम अलग अलग फीचर्स के बारे में सीखते जाएंगे। तो मैं यहाँ पे F11 प्रेस करूंगा। उसके बाद में यहाँ पे है अकाउंटिंग फीचर्स, फिर है इन्वेंटरी फीचर्स और थर्ड नंबर पे ऑप्शन है स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन। तो स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन आप देख सकते हो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, जो भी है इसके अलग अलग शॉर्टकट भी लिखा हुआ है, जैसे अकाउंटिंग फीचर्स का F1, इन्वेंटरी फीचर्स का F2 और स्टैट्यूटरी फीचर्स का F3। तो F3 में कीबोर्ड में प्रेस करूंगा या फिर स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में आकर के मैं एंटर भी प्रेस कर सकता हूँ या फिर एस भी प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे तीन शॉर्टकट हैं। एक तो या तो आप F3 भी दबा सकते हो या फिर आप डायरेक्ट कीबोर्ड में एस भी दबा सकते हो या फिर यहाँ पे स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन पे आकर के एंटर भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। जैसे एंटर करूंगा कुछ ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे खुल जाएंगे, जिसमें से पहले नंबर पर है ऑप्शन है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी। तो जीएसटी फीचर्स को एक्टिवेट करना हम इसको करेंगे यस एंड करेंगे। यस करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, वाई टाइप करना है। ठीक है, तो पूरा YES लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप केवल वाई टाइप भी करते हो, केवल वाई लिखते हो और एंटर करते हो तो यस हो जाएगा। इसके बाद में ये सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको भी यस करना है। यस करने के लिए वाई टाइप करूंगा एंड एंटर। तो अब यहाँ पे नया पेज जो ओपन हो गया है। अब यहाँ पे स्टेट राजस्थान, उम्मीद करता हूँ कि आपने भी यहाँ पे राजस्थान ही लिया हुआ है। जब आपने कंपनी क्रिएट की तो आपको भी राजस्थान की ही कंपनी क्रिएट करनी है। ठीक है, आपको अपना स्टेट सेलेक्ट नहीं करना है, ये आप ध्यान रखना। और अगर आपने गलती से कोई दूसरा स्टेट सेलेक्ट कर लिया है तो वापस से उस कंपनी को डिलीट कीजिए और फिर से क्रिएट कीजिए और फिर इस फीचर्स को एक्टिवेट कीजिए। तो मैं यहाँ पे राजस्थान पे एंटर करूंगा और फिर मैं रजिस्ट्रेशन टाइप यहाँ पे रेगुलर रखूंगा एंड एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी इसको नो ही रहने दूंगा एंड एंटर करूंगा। यहाँ पे ये पूछा जीएसटी, यहाँ पे हमें कंपनी के जीएसटी नंबर डालने हैं और जीएसटी नंबर आपको जो डालने हैं वो मैं बता देता हूँ। इस जीएसटी नंबर को नोट कर लेना, ये जीएसटी नंबर आपको भी डालने हैं। तो जीएसटी नंबर है 08BIUPR8284A1ZM। इस जीएसटी नंबर को आपको यूज करना है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप गलत जीएसटी नंबर टाइप करते हो, फॉर एग्जाम्पल M की जगह मैं N कर देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे एक एरर आ जाएगा, वार्निंग दे देगा मुझे कि वेरीफाई द पार्टी जीएसटी नंबर। इसका मतलब आपने जो जीएसटी नंबर डाले हैं वो गलत है। तो आपको दोबारा से जीएसटी नंबर को चेक कर लेना और इस तरह का कोई भी एरर नहीं आना चाहिए। तो मैं वापस N की जगह M कर देता हूँ एंड एंटर। अब देखिए कोई भी किसी भी तरह का एरर नहीं आया। बाकी के जो भी ऑप्शन है उसको आपको एज इट इज रख लेना है और इसको सेव करना है। सेव करने के लिए आपको आखिर तक एंटर प्रेस करना है, आखिर तक एंटर। अब ये पूछेगा कि आप सेव करना चाहते हैं, यस, ये सेव हो गया। अब इसको भी हमें सेव करना है, इसके लिए भी हम एंटर आखिर तक एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे फिर से पूछेगा सेव, तो हम इसको कर देंगे यस। तो अब हमारा टैली में जीएसटी फीचर्स एक्टिवेट हो चुका है और कोई भी किसी भी तरह की परचेज या सेल की एंट्री अब हम जीएसटी में कर सकते हैं। हमारे टैली कोर्स का चैप्टर 12 है व्हाट इज वाउचर इन टैली ERP9 एंड टाइप्स ऑफ वाउचर, यानी टैली ERP9 में वाउचर किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों टैली को प्रैक्टिकली हम पिछले 3 चैप्टर से शुरू कर चुके हैं, लेकिन कोई भी एंट्री करने से पहले या आगे बढ़ने से पहले हमें टैली में 3 टॉपिक के बारे में अभी भी समझना जरूरी है, जिसमें पहला है वाउचर, दूसरा है लेजर एंड तीसरा है ग्रुप। टैली में ये 3 चीज़ें क्या होती है और इनका क्या यूज़ होता है ये जानना जरूरी है। तो फिलहाल हम इस वीडियो में वाउचर के बारे में समझेंगे। सबसे पहले वाउचर की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं उस जमाने में जब कंप्यूटर बहुत ही कम हुआ करते थे
और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का तो नाम ही नहीं था, लेकिन तब भी लोग अकाउंटिंग का तो काम किया ही करते थे। तो उस जमाने में अकाउंटिंग का काम कैसे होता होगा? देखिए, वाउचर का मतलब होता है ऐसा पेपर या ऐसी प्रति जिस पर कुछ लिखा जाता हो। अब अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, माल खरीद भी रहा हूँ, बेच भी रहा हूँ, माल उधार भी खरीद रहा हूँ और उधार भी बेच रहा हूँ, किसी से पेमेंट ले भी रहा हूँ और किसी को पेमेंट दे भी रहा हूँ, अब इतने सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, मैं इन्हें कहीं पे लिखूंगा नहीं तो मुझको कैसे पता चलेगा कि मेरे बिजनेस में क्या हो रहा है? मुझे उधारी का पता कहाँ से चलेगा? तो इन्हीं सब लेन देन का हिसाब रखने के लिए लोग अलग अलग खाता रजिस्टर में अलग अलग हिसाब रखते थे। जैसे माल खरीदा तो उसके लिए अलग रजिस्टर, माल बेचा तो उसके लिए अलग रजिस्टर, किसी को माल उधार दिया तो उसके लिए अलग रजिस्टर, माल उधार लिया उसके लिए अलग रजिस्टर। तो इन्हीं रजिस्टर को वाउचर कहा जाता है, यानी वो प्रति या वो पेपर जिस पर कुछ लिखा जाता हो। अब जमाना हो गया है डिजिटल, अकाउंटिंग का काम आसान करने के लिए कई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। उन्हीं में से एक सॉफ्टवेयर है टैली ERP9। और टैली ERP9 में भी इन सभी अलग अलग तरह के लेन देन को रखने के लिए अलग अलग वाउचर होते हैं, जिसे टैली की लैंग्वेज में अकाउंटिंग वाउचर कहते हैं। तो अब अलग अलग रजिस्टर रखने की बजाय टैली ERP9 में सीधे ही वाउचर में एंट्री करके वो सब हिसाब इतनी आसानी से रखा जा सकता है, जिसे रखने के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। और हाथ से अकाउंटिंग करने वाले बहुत कम अकाउंटेंट हुआ करते थे। और आज इन्हीं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की वजह से कई लोगों को अकाउंटिंग सीखने का भी और अकाउंटिंग का काम बड़ी आसानी से करने का भी मौका मिला है। तो जैसा कि मैंने बताया, टैली ERP9 में भी वाउचर होते हैं जिसे अकाउंटिंग वाउचर कहते हैं, और अलग अलग एंट्रीज को करने के लिए अलग अलग वाउचर होते हैं। तो अब इन सभी वाउचर्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो बात करते हैं अगले पॉइंट की, टाइप्स ऑफ वाउचर, यानी वाउचर के प्रकार। देखिए, एक बिजनेस में कई तरह के लेन देन होते हैं, जैसे परचेज ऑफ गुड्स यानी माल खरीदना, सेल्स ऑफ गुड यानी माल बेचना, पेमेंट, अगर किसी से माल खरीदा है तो माल के बदले में अपने को पेमेंट भी देना पड़ता है, या व्यापार में किसी को सैलरी भी देनी पड़ती है, किराया भी देना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं पेमेंट। इसी तरह रिसिप्ट, अगर किसी को अपने माल बेचा तो उससे पेमेंट लेने भी पड़ते हैं, यानी रिसिप्ट करने पड़ते हैं। तो इन सभी अलग अलग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए टैली ERP9 में भी अलग अलग वाउचर होते हैं, जिन्हें अकाउंटिंग वाउचर कहा जाता है। वैसे टैली ERP9 में कुल 22 वाउचर होते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे बेसिक कोर्स में केवल 8 ही वाउचर ऐसे हैं जो हमारे काम आएंगे। बाकी के वाउचर्स ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में ही काम में लिए जाते हैं। तो फिलहाल हम इन्हीं 8 वाउचर के बारे में बात करेंगे, जो इस प्रकार हैं। पहला है परचेज वाउचर, जिसकी शॉर्टकट है F9। परचेज की एंट्री करने के लिए परचेज वाउचर का यूज किया जाता है, यानी आपने किसी तरह का कोई भी माल किसी से भी खरीदा, उसकी आपको एंट्री करनी है तो परचेज के वाउचर में एंट्री की जाती है, जिसका शॉर्टकट है F9। उसके बाद में है सेल्स वाउचर, यानी जिसका शॉर्टकट है F8। सेल्स की एंट्री करने के लिए सेल्स वाउचर का यूज किया जाता है, यानी आपने किसी भी तरह का कोई भी माल किसी को भी बेचा, उसकी एंट्री इस वाउचर में होगी और इसका शॉर्टकट है F8। अगला है पेमेंट वाउचर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि अगर आपने किसी को पेमेंट किया है तो उसकी एंट्री इस वाउचर में होती है। अगर आपने किसी को नगद या बैंक के द्वारा पेमेंट किया है तो उसकी एंट्री इस वाउचर में की जाएगी, इसका शॉर्टकट है F5। अगला है रिसिप्ट वाउचर, इसका शॉर्टकट है F6। इसके भी नाम से ही पता चल रहा है रिसिप्ट यानी प्राप्त होना। अगर आपको किसी से भी नगद रुपए या बैंक में रुपए प्राप्त होते हैं तो उसकी एंट्री इस वाउचर में की जाती है और इसका शॉर्टकट है F6। अगला वाउचर है कॉन्ट्रा वाउचर, इसका शॉर्टकट है F4। इस वाउचर में केवल 3 ही तरह की एंट्री की जाती है। पहली, अगर नगद रुपये को बैंक में जमा कराएंगे तो इस वाउचर में एंट्री होगी। दूसरी, अगर अपने बैंक खाते से नगद रुपये निकलवाएंगे तो इस वाउचर में एंट्री होगी। और तीसरी, अपने ही किसी एक खाते से अपने ही किसी दूसरे खाते में पैसे जमा करवाएंगे तब इस वाउचर में एंट्री होगी। यानी कैश टू बैंक, बैंक टू कैश और बैंक टू बैंक,
ये 3 ही एंट्रीज इस वाउचर में होगी और इसका शॉर्टकट है F4। अगला है हमारा जनरल वाउचर जिसका शॉर्टकट है F7। देखिए हम परचेज की एंट्री केवल परचेज के वाउचर में ही कर सकते हैं, सेल्स के वाउचर में नहीं कर सकते। उसी तरह सेल्स की एंट्री को भी केवल सेल्स के वाउचर में ही कर सकते हैं, परचेज के वाउचर में नहीं कर सकते। इसी तरह जितने भी वाउचर हैं उसमें वही एंट्री होगी जिसके लिए वो वाउचर बनाए गए हैं। लेकिन जनरल वाउचर एकमात्र ऐसा वाउचर है जिसमें किसी भी तरह की एंट्री की जा सकती है, परचेज की हो, चाहे सेल की हो, चाहे पेमेंट की हो या फिर रिसिप्ट की हो। जनरल वाउचर में कोई भी वाउचर की एंट्री की जा सकती है। लेकिन जब परचेज, सेल, पेमेंट और रिसिप्ट के लिए अलग अलग वाउचर बने हुए हैं तो जनरल वाउचर का क्या यूज है ये हम आगे कोर्स में सीखेंगे, क्योंकि यही मेन वाउचर है जिसमें हमें थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। बाकी सब में एंट्री करना आसान है। इस वाउचर में एंट्री करने के लिए आपको डेबिट और क्रेडिट करना आना जरूरी है, तभी इसी वाउचर में आसानी से एंट्री कर सकते हैं। तो इस वाउचर के बारे में अभी अपन आगे कोर्स में सीखेंगे। अगला है डेबिट नोट, जिसे परचेज रिटर्न वाउचर भी कहा जाता है, जिसकी शॉर्टकट है कंट्रोल F9। परचेज की एंट्री करने के लिए परचेज का वाउचर है। उसी तरह जब हम खरीदा हुआ माल वापस लौटा देते हैं तो उसकी एंट्री करने के लिए डेबिट नोट वाउचर का यूज किया जाता है, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस F9। या अगर हमें किसी के खाते से पैसे काटने हो तो उसकी भी एंट्री डेबिट नोट में की जाती है, जो हम आगे चलकर सीखेंगे। उसके बाद अगला वाउचर है क्रेडिट नोट यानी सेल्स रिटर्न, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस F8। अब जिस तरह सेल्स की एंट्री सेल्स के वाउचर में की जाती है, उसी तरह अगर हमारे द्वारा बेचा गया माल कस्टमर हमें वापस रिटर्न कर देता है तो उसकी एंट्री क्रेडिट नोट में होती है, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस F8। या अगर हमारे खाते से कोई पैसे काटता है तो उसकी भी एंट्री क्रेडिट नोट में होती है, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस F8। तो दोस्तों ये है वो आउट वाउचर जिसमें हम कोई भी टैली ERP9 की एंट्री करेंगे और इन्हीं 8 वाउचर का यूज हमें करना है। इन्हीं 8 वाउचर में हमें टैली ERP9 में कोई भी एंट्री करनी है। अब टैली ERP9 में ये वाउचर कहाँ पे होते हैं वो देखते हैं। टैली को ओपन कर लेने के बाद में सबसे पहले जो आपके सामने पेज खुलेगा उसको बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। और गेटवे ऑफ टैली में ट्रांजैक्शन के अंडर में एक ऑप्शन आपको मिलेगा अकाउंटिंग वाउचर। यही वो वाउचर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर में आकर के एंटर करना है, या फिर इसकी शॉर्टकट की है V, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। आप कीबोर्ड में डायरेक्ट V भी प्रेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे V प्रेस करूंगा। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे V प्रेस किया है, आप देख सकते हैं इसको, ये जो खुला है इसको बोलते हैं वाउचर। और ये कौन सा वाउचर है, इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट, यानी ये पेमेंट का वाउचर है। और बाकी के वाउचर की डिटेल आपको यहाँ पे जो फंक्शन बार दिख रहा है वहाँ पे मिल जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है F4 यानी कॉन्ट्रा वाउचर। उसके बाद में है F5 पेमेंट वाउचर। ये अभी डिसेबल हुआ है, इसकी वजह ये है कि ये ऑलरेडी ओपन है, पेमेंट वाउचर ऑलरेडी ओपन है। उसके बाद में आपको यहाँ पे मिलेगा F6 रिसिप्ट वाउचर। उसके बाद में F7 जनरल वाउचर। उसके बाद में F8 यानी सेल्स का वाउचर। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रेडिट नोट का वाउचर है, जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल F8 मैंने बताई थी, वो भी यहाँ पे डिसेबल है। तो जैसा कि मैंने बताया था टैली ERP9 में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिनको जरूरत के हिसाब से एक्टिवेट किया जा सकता है। तो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के फीचर्स को भी हमें पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा, तभी ही यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे है F9 परचेज का वाउचर। तो जितने भी वाउचर्स की डिटेल है वो सब यहाँ पे दी हुई और सबके शॉर्टकट लिखे हुए हैं। अब अगर सिंपली मुझे मान लीजिए F6 रिसिप्ट का वाउचर ओपन करना है, तो कीबोर्ड में जो ऊपर फंक्शन की होती है उसमें से F6 में जैसे ही प्रेस करूंगा तो यहाँ पे रिसिप्ट का वाउचर देख सकते हैं आप ओपन हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए मुझे F8 सेल्स का वाउचर ओपन करना है, सेल्स की एंट्री करनी है। परचेज की एंट्री करने के लिए परचेज का वाउचर ओपन करेंगे, सेल्स की एंट्री करने के लिए सेल्स का वाउचर ओपन करेंगे। तो मान लीजिए मुझे सेल्स की एंट्री करनी है, तो सेल्स की एंट्री करने के लिए सबसे पहले सेल्स का वाउचर ओपन करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं फंक्शन बार में लिखा हुआ है सेल्स के वाउचर के लिए आपको F8 प्रेस करना है। सारी शॉर्टकट की आपके सामने। तो मैं यहाँ पे सिंपली F8 प्रेस करूंगा तो मेरे सेल्स का वाउचर ओपन हो जाएगा। तो ये होते हैं टैली ERP9 में वाउचर्स
और यहाँ पे होते हैं और इनको अपने को जरूरत के हिसाब से यूज करना है। और साथ में इसके नोट्स डाउनलोड और ग्रुप क्या होते हैं और उनका क्या यूज होता है ये हम अगले चैप्टर में समझेंगे। और यहाँ से शुरू होता है हमारे कोर्स का चैप्टर 13 व्हाट इज लेजर एंड ग्रुप इन टेली आते हैं और उनकी क्या और कहाँ पर जरूरत पड़ती है और साथ में ग्रुप को भी जानेंगे। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में वाउचर के बारे में सीखा था कि ऐसी प्रति या पेपर जिस पर कुछ लिखा जाता हो उसे वाउचर कहते हैं। तो अब चलते हैं फिर से पुराने जमाने में और एक वाउचर उठाते हैं जिसमें जो भी उधार माल बेचा जाता है उसको लिखा जाता है। मान लीजिए कि वो उधारी का एक वाउचर है या उधारी का एक रजिस्टर है। अब उस वाउचर या रजिस्टर में रोजाना होने वाली उधारी लिख रहा हूं कुछ इस तरह से, जैसे 5,000 रुपये का उधार माल बेचा 25/10/2019 को, 4500 रुपये का उधार माल बेचा 28/10/2019 को और 5,200 रुपये का उधार माल बेचा 14/11/2019 को। अब यहाँ पर सवाल ये है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो मैंने उधार माल बेचा है वो किसको बेचा है। मैंने इस वाउचर में ये तो लिख दिया कि कब और कितने रुपए का उधार माल बेचा, लेकिन ये नहीं लिखा कि किसको बेचा। अब यही अगर इस वाउचर की हेडिंग में मैं उस व्यक्ति का नाम लिख दूं जिसको मैंने ये उधार माल बेचा है, जैसे यहाँ पे मैं अनवर लिख देता हूँ, अब मुझे आसानी से पता चल जाएगा कि मैंने ये माल कब किसे और कितने रुपए का बेचा। तो इसे ही कहते हैं लेजर यानी खाता खोलना। तो बिल्कुल इसी तरह टेली ERP9 में जब भी किसी भी वाउचर में एंट्री करते हैं तो खाता खोलना पड़ता है, जिसे टेली की लैंग्वेज में कहते हैं लेजर क्रिएट करना। अब मान लीजिए कि मुझे टेली में एक एंट्री करनी है, अनवर को 25/10/2019 को 5,000 रुपये का उधार माल बेचा। अब टेली ERP9 तो किसी भी अनवर को नहीं जानता, आपको ये टेली को बताना पड़ेगा कि अनवर कौन है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको अनवर का एक लेजर क्रिएट करना पड़ता है ताकि अनवर के नाम से उधार माल की एंट्री की जा सके। अब टेली ERP9 में कब और कहाँ पर लेजर बनाया जाता है वो हम आगे के चैप्टर में सीखेंगे। लेकिन जब भी टेली ERP9 में कोई भी नया लेजर बनाया जाता है तब उसे एक ग्रुप में डालना पड़ता है। अब ये ग्रुप क्या होता है वो समझते हैं। देखिए, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रुप का मतलब होता है समूह। ग्रुप को मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा क्लियरली समझा देता हूं कि मान लीजिए कि आपके सामने इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के 11 खिलाड़ी एक साथ घुल मिलकर खड़े हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें इंडिया का खिलाड़ी कौन है, ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी कौन है और श्रीलंका का खिलाड़ी कौन है, तब आप एक एक करके बताओगे कि एक ये इंडिया का खिलाड़ी है और एक ये और एक ये। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के ये खिलाड़ी है और श्रीलंका के ये खिलाड़ी है। तो आप एक एक करके उन खिलाड़ियों को पहले पहचानोगे और फिर बताओगे। अब यही मान लीजिए कि ये तीनों टीम के खिलाड़ी 3 अलग अलग ग्रुप बना के अलग अलग खड़े हों और तब मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि इसमें इंडिया का खिलाड़ी कौन है और ऑस्ट्रेलिया का कौन है और श्रीलंका का खिलाड़ी कौन है। अब आप एक ही बार में बता दोगे कि ये सब खिलाड़ी इंडिया के हैं और ये सब ऑस्ट्रेलिया के हैं और ये सब खिलाड़ी श्रीलंका के हैं। तो ये होता है ग्रुप और ग्रुप का फायदा। बिल्कुल इसी तरह ही टेली ERP9 में ग्रुप का यूज होता है। अब व्यापार में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हमसे उधार माल लेके जाएंगे और हम भी किसी से उधार माल लेके आएंगे। व्यापार में कुछ खर्चे भी होंगे और व्यापार में कुछ इनकम भी होगी। तो इन सभी अलग अलग तरह के व्यवहार को अलग अलग रखने के लिए सबके नेचर के हिसाब से टेली ERP9 में अलग अलग ग्रुप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो मुझसे माल उधार लेके जाता है वो मेरा देनदार है और जिनसे मैं उधार माल लेके जाऊंगा वो मेरा लेनदार है। तो इन दोनों के अलग अलग ग्रुप है। एक लेनदार है जिसे टेली ERP9 में सन्ड्री क्रेडिटर्स कहते हैं और जो देनदार है उसे सन्ड्री डेटर्स कहते हैं। तो इस प्रकार टेली ERP9 में और भी ग्रुप है। जब भी हम कोई भी नया लेजर बनाएंगे तो उसको एक ग्रुप में डालना कंपलसरी है और एक सही ग्रुप की पहचान करना भी जरूरी है। यानी हमने अगर देनदार को लेनदार के ग्रुप में डाल दिया और लेनदार को देनदार के ग्रुप में डाल दिया तो हमारी अकाउंटिंग का काम बिगड़ जाएगा। इसलिए एक सही ग्रुप की भी पहचान बहुत जरूरी है।
तो अब टैली में ग्रुप कहाँ होते हैं और उनका क्या यूज होता है और कितने ग्रुप होते हैं और कौन से लेजर में कौन से ग्रुप को लेना पड़ता है, ये सब हम जैसे जैसे कोर्स की तरफ बढ़ेंगे तब 1 बाय 1 एक एक ग्रुप को सीखते रहेंगे। और ये है हमारे टैली ERP9 कोर्स का चैप्टर 14 टाइप्स ऑफ परचेज इन टैली ERP9। इस चैप्टर के बाद हम टैली ERP9 में परचेज की एंट्री करना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि परचेज कितने तरह की होती है और किस तरह उनकी एंट्री करनी है और कौन सी परचेज में क्या ध्यान रखना है। तो जैसा कि नाम से ही मालूम हो रहा है कि परचेज का मतलब होता है माल खरीदना, और एक अकाउंटेंट को परचेज की एंट्री करने से पहले ये देखना पड़ता है कि वो किस तरह की परचेज है, क्योंकि अकाउंटिंग में वैसे तो परचेज कई तरह की होती है, लेकिन हम फिलहाल टैली ERP9 में 4 तरह की परचेज की एंट्री करना सीखेंगे, जो कुछ इस तरह है। फर्स्ट, परचेज एग्जेम्प्ट। सेकंड, परचेज GST। थर्ड, परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट एंड फोर्थ, परचेज IGST। तो अब 1 बाय 1 थोड़ी डिटेल में इन परचेज के बारे में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं परचेज एग्जेम्प्ट। ऐसी परचेज जिसके आइटम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता हो और जो हमने अपने ही स्टेट से की हो, यानी राजस्थान के कस्टमर ने राजस्थान के कस्टमर से ही खरीद की हो, तो उसे परचेज एग्जेम्प्ट कहते हैं। दूसरा है परचेज GST। तो ऐसी परचेज जिसके आइटम पर 5, 12, 18 या 28% इनमें से कोई भी टैक्स लगता हो और जो हमने अपने ही स्टेट से परचेज की हो, यानी राजस्थान के कस्टमर ने राजस्थान के कस्टमर से ही खरीद की हो, उसे परचेज GST कहते हैं। और इस तरह की परचेज में टैक्स SGST और CGST लगता है टैक्स रेट का 50-50%, यानी अगर 28% टैक्स है तो SGST 14% लगेगा और CGST 14%। जैसा कि मैंने चैप्टर 7 व्हाट इज GST में बताया था, अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। अगली है परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट। ऐसी परचेज जिसके आइटम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता हो और जो हमने किसी दूसरे स्टेट से परचेज की हो, जैसे राजस्थान के किसी कस्टमर ने पंजाब के किसी कस्टमर से परचेज की हो। और अगला है परचेज IGST। ऐसी परचेज जिसके आइटम पर 5, 12, 18 और 28% टैक्स लगता हो और किसी दूसरे स्टेट से परचेज की हो, जैसे राजस्थान के किसी कस्टमर ने पंजाब के किसी कस्टमर से परचेज की हो। और इस तरह की परचेज में IGST लगता है, वो भी टैक्स रेट का 100%, यानी 28% टैक्स है तो IGST 28% लगेगा। तो फिलहाल इन 4 तरह की परचेज की एंट्री हमें सीखनी है और इन चारों तरह की परचेज की एंट्री टैली ERP9 में अलग अलग तरीके से की जाती है। तो परचेज की 1 बाय 1 एंट्री करना हम आने वाले अगले चैप्टर में सीखेंगे। साथ में प्रैक्टिस के लिए आपको नोट्स भी मिलते रहेंगे। और ये है हमारे कोर्स का चैप्टर 15 डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स ओनली एंड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। देखो, टैली ERP9 में अकाउंटिंग 2 तरीके से की जाती है। एक को बोलते हैं अकाउंट्स ओनली और एक को बोलते हैं अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। दोनों के एक छोटे से एग्जांपल दूंगा मैं, जिससे आप समझ जाओगे कि अकाउंट्स ओनली क्या होता है और अकाउंट्स विद इन्वेंट्री क्या होता है। अकाउंट्स ओनली, इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ सुरेश से 100 रुपए का माल खरीदा, और एक ये अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि सुरेश से 100 रुपए का माल खरीदा, जिसमें है ब्लैक पेन 10 क्वांटिटी, एक पेन की कीमत है 10 रुपए और टोटल 100 रुपए। तो ये डिफरेंस है अकाउंट्स ओनली और अकाउंट्स विद इन्वेंट्री में। अकाउंट्स ओनली में ये मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है कि आपने 100 रुपए का माल खरीदा है तो उसमें क्या क्या खरीदा है, मतलब क्या क्या आइटम और कितनी कितनी क्वांटिटी के आपने खरीदे हैं। और अकाउंट्स विद इन्वेंट्री में ये मेंटेन करना पड़ता है कि आप जो भी माल खरीद रहे हो उसमें क्या क्या आइटम खरीद रहे हो, कितनी कितनी क्वांटिटी के खरीद रहे हो और एक आइटम की रेट क्या है। तो ये डिफरेंस है अकाउंट्स ओनली एंड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री के बीच में। 90% जगह पे अकाउंट्स विद इन्वेंट्री में ही काम किया जाता है। जहाँ पे भी अकाउंट्स का काम करते हैं, जो मालिक होता है वो तो ऑब्वियसली यही बोलेगा कि मेरे पास क्या क्या आइटम मैं खरीद रहा हूँ, कब कब बेच रहा हूँ, मुझे पूरा स्टॉक मेंटेन करना है।
तो 90% जगह पे अकाउंट्स विद इन्वेंट्री में ही काम किया जाता है और 10% में अकाउंट्स ओनली का काम किया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 90% जगह पे अकाउंट्स विद इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट रहती है, तो हम सीधा अकाउंट्स विद इन्वेंट्री से ही शुरुआत करेंगे। और अकाउंट्स ओनली मेंटेन करना बहुत ही इजी और बहुत ही आसान है, इसको हम एक चुटकी में समझ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम अकाउंट्स विद इन्वेंट्री से शुरू करेंगे और जब हमारे अकाउंट्स विद इन्वेंट्री कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि कंपोजिशन फर्म में अकाउंटिंग कैसे की जाती है और अकाउंट्स ओनली में कैसे अकाउंटिंग की जाती है। दो चीज़ें जो है बहुत ईजी है, ये हम जब हमारा इन्वेंट्री वाला कोर्स कंप्लीट हो जाएगा विद जीएसटी उसके बाद में सीखेंगे।